सब ये जो गुजरात असेंबली के जो इंतखाबात हुए उसका एग्जिट पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फिर इख्तिदार हासिल होता बता रहा है। एग्जिट पोल के बाद ही पता चलेगा कि किसको कितने सीटें मिले। लेकिन मेरा सवाल, चूंकि आप भी कांग्रेस कायद है, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस वहां पे एक मुतासिरकुन अगर मुजाहरा करती है या अगर एक कमजोर मुजाहरा अगर करती है, तो उसका कैडर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या मायूसी फैलेगी, आपका क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ASJ न्यूज़ के जिम्मेदारान का बिलखुसूस जनाब जावेद साहब का मैं मशकूर हूँ कि मुझे गुजरात और मौजूदा हालात के सिलसिले में मुझसे कुछ बात आपने मौका दिया करने का। सबसे पहले बात यह है कि गुजरात जो जहां पर 2 दहाकों से ज्यादा बीजेपी की हुकूमत मुसलसिल आ रही है और गुज़िश्ता 2017 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बीजेपी के करीब हो गई थी और गुजरात की आवाम खुद बीजेपी से इतने नाला है और बहुत ज्यादा ही, क्योंकि वो अपने आप को मोदी साहब का और अमित शाह का स्टेट वहां से वो बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ वहां की आवाम सरापा एहतजाज बनी हुई है और उसके खिलाफ उन्होंने हस्बे साबिक की तरह उन्होंने पूरी कोशिश की कि सेक्युलर वोटों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ लोगों को हायर करके लाए वहां पर, और जिसका असर लाजिमन सेक्युलर वोटों पर जो डिवाइड होने की शक्ल में होगा। और इसी का फायदा हमेशा से बीजेपी उठाती आई है और यही खेल खेलने जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एग्जिट पोल अपनी जगह है, हम अल्लाह चाहा तो अल्लाह से और वहाँ की अवाम पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला वोट कम से कम डिवाइड होंगे और वहाँ पर हुकूमत इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी की बनी जाएगी वहाँ पर। और इसमें हमको अगर कांग्रेस की हुकूमत ना भी आए तो हौसलों को हारने का मसला ही पैदा नहीं होता। हौसला और हिम्मत के साथ लड़ना ही ये जद्दोजहद का मकसद है कि किसी के हार और जीत, कई पार्टियां कई मरतबा यानी बिल्कुल जीरो पर आए, उसके बाद फिर दोबारा इख्तिदार पर आए। सियासी निज़ाम है, इसमें तो ये चीज़ें होती रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला गुजरात की आवाम काफ़ी बाशऊर हो चुके हैं। मजहब की बुनियाद पे या मंदिर मस्जिद की बुनियाद पे वोट नहीं डाले जाएंगे, नहीं डाले गए इंशाअल्लाह। अब जो भी रिजल्ट आएगा, अब 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे, परसों इंशाअल्लाह। मेरा दूसरा सवाल ये है कि उस्मान भाई, जैसे कि आपने कहा कि जात पात से ऊपर उठकर वोट जो है ना दिए हैं वहां के मुस्लिम मखलत या दलित हो या किसी और तबके के, तो मेरा बोलने का सवाल ये है कि जो बीच में जो आप पार्टी आई है, क्या आप समझते हैं कि जिससे वो आप पार्टी की झाड़ू के कांग्रेस पे तो नहीं चली, बीजेपी को भी शायद चल सके इम्कान थे, लेकिन आपकी नजर में क्या आप पार्टी से भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? वो तो 8 तारीख के बाद ही मालूम है, आपकी नजर में क्या? आप खुद देखे हैं कि गुज़िश्ता दिल्ली की हुकूमत जो गई है, कांग्रेस की हुकूमत गई, बीजेपी की हुकूमत नहीं थी वहां पर। आम आदमी पार्टी जो है आई नाजदारी के जरिए से, जो फिरका परस्त अनासिर के साथ और खुलेआम उन्होंने जो जिनका लक़ब दिया गया है छोटा रिचार्ज, कि उन्होंने हमेशा उनकी तरफ से सेक्युलर वोटों में ही सेंध मारी गई है और वहां भी उनको बाज़ाब्ता बुलाया गया, वो खुद नहीं गए। और कांग्रेस के जो लोग शऊर बेदार हो गया, सेक्युलर वोट फिरका परस्ती कम से कम हो गई वहां पर, तो लाजिमन है उनको जाने से और दीगर लोगों के जाने से वहां वोट का जो हिंदू कट्टर वोट तो वो हासिल करने से रहे, सेक्युलर वोट जो अमन पसंद लोग हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो लोग ही वो वोट ही तकसीम होंगे। उसका असर लाजिम कांग्रेस पे हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आप पार्टी भी हो सकता, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो सकती है आपकी नजर में? लाजिमन है, क्योंकि वो खुद ऐलान किए हैं, कई बारहा ऐलान किए, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का उन्होंने तरबियत याफ्ता है,
जो खुलेआम, जबकि राहुल गांधी खुलेआम आरएसएस गोडसे सावरकर के खिलाफ बोलते हैं कि ये लोग मुल्क की कोई खिदमत नहीं किए, अंग्रेजों के साथ साजबाज करते रहे। आजादी, जंग आजादी में जो कीमती जाने हिंदू या मुसलमान कांग्रेस के जो लोग थे जद्दोजहद आजादी में, वो लोगों ने, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी और दीगर जमातें, लेकिन कहीं भी आरएसएस का उसमें रोल नहीं था। ये तारीखी हक़ है। ईवीएम को लेकर क्या अभी भी कोई आशंका है आपको कभी, ये ईवीएम के ताल्लुक से? चूंकि वो तो 8 तारीख के दिन पता चलेगा कि कौन कितने सीटें पे फतेह हासिल की है, लेकिन मेरा आपसे सवाल, चूंकि आप भी एक मारूफ कांग्रेस कायद है, तो ईवीएम के लिए क्या सवाल उठ सकता है या आपको एतमाद है ईवीएम पर? दुनिया के तरक्की पजीर जितने ममालिक है वहां पर बैलेट के जरिए से वोट होता है। जहां ईवीएम की जहां से लाया गया, वो खुद जापान वगैरह उन ममालिक में बैलेट के जरिए से वोटिंग की जाती है। ये सबके लिए मालूम है, जबकि चंद्रबाबू नायडू और दीगर कई हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ये साबित कर चुके हैं कि ईवीएम के जरिए से वोटों का रद्दोबदल हो सकता है, और लाजिम है, वो सवालिया निशान है और रहेगा। खासतौर पे जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में शायद दाखिल हुई है, तो चूंकि आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, आपने भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए, उनसे मुलाकात भी की, तो क्या आप समझते कि गुजरात इलेक्शन के ऊपर क्या इस यात्रा का कोई असर नहीं हुआ या हुआ? देखिए, ये यात्रा को गुजरात से देखने की जरूरत नहीं है। ये जो है एक तन्हे तन्हा वो शख्स जिसके दादी इस मुल्क के लिए, जबकि वो बरसर इख्तिदार थे, वजीर आजम के ओहदे पर थे, उनकी जान गई। उनके वालिद सबको मालूम है कि राजीव गांधी जी, यानी जिस तरह से उनको ब्लास्टिंग के जरिए से उड़ा दिया गया, उस खानदान का ये चश्मे चिराग जो है एक ही है। ये आदमी अपनी जान की परवाह किए बगैर पब्लिक में इस तरह से चले जा रहे हैं कि कभी भी अल्लाह उनकी हिफाजत करे, क्योंकि एक सेक्युलर और अमन पसंदों के लिए एक उम्मीद की किरण है। आप जब देख रहे हैं कि एक तरफ मॉब लिंचिंग का, जिस तरह से यानी दलितों को, बिछड़ी हुई जातों को, मुसलमानों को खुले आम जहां उनको मारा जा रहा है, उस वक्त उनके लिए उठने वाले, उनके हक में उठने वाले राहुल गांधी, उनके बहन प्रियंका गांधी, ये दोनों इस तरह से सेकुलर ताकतों को एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए से ये भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, बैकफुट पे आ चुके हैं फिरका परस्तना से। आप देखिए हर जगह से, यानी जिसको दीगर अलकाब से नवाजा जाता था, आज उनके मुदब्बिराना, उनकी फिरासत की बात दुश्मन भी, जो उनका सियासी दुश्मन है, वो भी मुतारिफ है। और इसके जरिए से गांव गांव में उन्होंने हर जगह जहां से जा रहे हैं आम आवाम से मिल रहे हैं। क्या हमारे वजीर आजम कभी इस तरह से निकले? क्या कभी फेस किए क्या अवाम का, अवाम के सामने, अवाम के दुखों का, अवाम के तकालीफ का कभी उनसे यानी उनकी समाअत करे क्या? उनके साथ मिलकर बैठे क्या? किसी गरीब के साथ एक मरतबा अपनी वालिदा के पास जाके कई मरतबा तशहीर की है उसकी। अवाम के साथ, गरीब वालिदैन के साथ, गरीब यतीमों के साथ जिस तरह से वो राहुल गांधी जिस तरह से अपनी जान हथेली पर लेकर फिर रहे हैं, अवाम को एक करने के लिए, नफरत के खिलाफ नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये जो उनका नारा है, इसका असर लाजिमन आइंदा आने वाले लोग, एक तो इंतखाबात पे होगा ही असर, लेकिन अवाम को यूनाइट करने के लिए, मुल्क के अवाम को मुत्तहिद करने के लिए, तमाम तबकों को, तमाम फिरकों को, सबको एक जगह जमा करने के लिए जो काम हो रहा है, लाजिमन इसका इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा असर होगा। और हमारे मुल्क को फिरका परस्ती से पाक करने के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जिस तरह से, जिस जिगरी से, दिलेराना अंदाज में उन्होंने निकले हैं, अवाम देखिए, चंद लोग साथ थे, आज राजस्थान में देखिए किस तरह से, जबकि जब यहां पर आए थे, जब कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई, वो फिरते हुए जब तेलंगाना में आए, तो जयराम रमेश और हमारे राहुल गांधी जी और दिग्विजय सिंह साहब तमाम ने इकरार किया, सबसे बेहतरीन हमारा इस्तेकबाल अगर कहीं हुआ है
तो वो चार मीनार के पास। हैदराबादी अवाम का बिलखुसूस यानी तीनों हजरात, तीनों कायदीन ने यानी फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा किया। इसके बाद जब यात्रा आगे बढ़ते जा रही है, जिस तरह से आगे बढ़ती गई, महाराष्ट्र में देखिए किस तरह से अवाम जुड़ते जा रहे हैं। उसके बाद अब मध्य प्रदेश से राजस्थान में जब गई, अवाम का यानी तांता बना हुआ है, सरों का समंदर है, और हर फिरके का, हर मजहब का आदमी उनके साथ जुड़ के चल रहा है। इसका मकसद यही है कि इस मुल्क के सालमियत को, इस मुल्क के इत्तेहाद को, इस मुल्क की शिराजाबंदी को एक जगह सब मिलकर जमा होकर मुल्क की तरक्की के लिए फिरका परस्ती के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जमा होना है। और ये उनका जो अज़्म है, कश्मीर में देखिए, जब तक कश्मीर में पहुंचेंगे उसके बाद देखिए किस तरह से इसके असरात होंगे। और ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। इस भारत जोड़ने के लिए यानी नफरत के खात्मे के लिए ये जो मुहिम शुरू हुई है, हर जगह पहुंचेंगे ये। और इंशाअल्लाह ताला टूटे हुए दिलों को, मजलूमों के लिए, मजलूमों की दादरसी के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से अपने एक कायद को अपनी जान हथेली पे लेके जो जा रहे हैं, इसका लाजिमन इंशाअल्लाह बेहतरीन समर हासिल होगा, इसका नताइज बेहतर होंगे। ये मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए इंशाअल्लाह बहुत इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन इंशाअल्लाह सामने आएंगे रिजल्ट्स इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान में मौजूदा सूरत हाल में एक नफरत की आंधी है, और इस नफरत की आंधी में कई एक जो सरकारी जो शोबेजात है उनका जो है इस्तेमाल जायज या नाजायज तरीके से बहरहाल किया जा रहा है। उसके इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को डराया या धमकाया जा रहा है, ऐसा अपोजिशन का कहना है कि बरसर इख्तिदार जमात जो ना डरा रही है ईडी से या मुख्तलिफ शोबों से। मेरा सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में 80-20 की बात जहां हो रही है, वहां पे कांग्रेस या यूं समझिए कि सेकुलर, अब सेकुलर पार्टी कौन कौन से है, ये लोग कैसे मुकाबला करेंगे इस बड़ी जो है आंधी का। और सवाल ये रहा कि आज लाखों आदमी भारत जोड़ो यात्रा से मंसूब हो रहे हैं, मुंसलिक हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि 2024 में इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो पब्लिक आज राहुल गांधी साहब के साथ आ रही है, तो क्या ये वोट में तब्दील कर सकते हैं? आप उसका कुछ, उसके बारे में आपका क्या कहना? इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह ये बात 24 में सामने आएगी। उससे पहले ही देख लीजिए जिस तरह से नीतीश कुमार जी वो छोड़ के आ गए, बीजेपी का साथ छोड़ के आए, जिस तरह से शिवसेना को, जो कट्टर इनके साझेदार थी, शिवसेना के खात्मे के लिए नीचे से जड़ें काटते हैं, वही काम अब ये यहाँ पे भी कर रहे हैं। वही काम वो जगन के पास कोशिश हो रही है, जहां भी रहते हैं यही काम है कि अपने पंजों को गाड़ने की, और जितने एजेंसीज है सरकारी अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, जबकि माजी में ऐसा कभी भी नहीं होता था। यानी हर आदमी को यानी इस तरह से नोटिसें आ रही हैं कि उनको खुद अंदाजा नहीं है, कोई भी स्कैम में किसी को भी ढकेल दिया जा रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए जिस तरह से सेक्युलर पार्टीज एक जगह हो रहे हैं, और ये वक्त का तकाजा है। अगर आज हिम्मत हार के बैठ जाएंगे कि फिरका परस्ती के खिलाफ अरे हम बोलेंगे तो हम भी अंदर जाएंगे, ये डरने घबराने का मसला नहीं है। बड़े बड़े गांधी जी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े हमारे कायदीन अपने जिंदगी जेलों के सोहबतों में अरसे दराज तक गुजारे, उसके बाद आजादी हासिल हुई। फिर ये फिरका परस्ती के खिलाफ हम सबको, ये सांप के खिलाफ ये हम सब जमा होना है, और इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। 8 तारीख की बात में अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार हासिल अगर कर लेती है, तो उसकी नजर क्या अब तेलंगाना के ऊपर होगी? और तेलंगाना में क्या कांग्रेस आई उनका मुकाबले के लिए क्या क्या तैयारी है, या जो है ना, और उससे तेलंगाना की मौजूदा बरसर इख्तिदार टीआरएस को क्या असर हो सकता है, उसके ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्तलिफ तरीकों से इनको गैर मुस्तहकिम करने क्या कुछ इकदाम कर सकती है? आपका क्या कहना है? देखिए साहब, सब लोग जानते हैं कि टीआरएस भारतीय जनता पार्टी की ही एक साझेदार रही है। हर बिल जब भी पेश हुआ उसमें यानी टीआरएस बीजेपी की तायद करी, और आज हालत यह है कि टीआरएस जो जो वादे करी थी सब में फेल होते गई। मुसलमानों के साथ वादे किए कि 12% रिजर्वेशन देंगे तमिलनाडु की शक्ल में, पहले 4 महीने में दे दूंगा, वक्फ को जुडिशियल पावर दे दूंगा। आज साल हो गए, 5 साल हो गए, वक्फ का
रिकॉर्ड रूम बंद है, चूहे और उसको दीमक चाट रहे हैं, चूहे खा रहे हैं। आज हाल क्या है, लॉ ऑफिसर का चेंबर बंद है, तकरीबन 650 से ज्यादा करंट फाइल, नोट फाइल जो लीगल के है वो बंद है। उनको खोलने के लिए कोई, ये सिर्फ मैं मुस्लिम अकलियतों की बात के अलावा गैर हमारे बिरादरान वतन को क्या उन्होंने सहूलियत फराहम की, जो वादे किए थे उससे सिवाय वादों के और कुछ भी नहीं है। और नोट हमें इन्हों कांग्रेसियों को खरीदे, वो बीजेपी वाले कोशिश करें इनको खरीदने की। आज मसला ये है, मौजूदा दौर में रियासत तेलंगाना में बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं टीआरएस वाले, और ये दोनों की मैच फिक्सिंग चल रही है कांग्रेस को रोकने के लिए। हर जगह गांव गांव में आज कांग्रेस का अल्हम्दुलिल्लाह प्रचार हो रहा है। देखे आप लोगों ने, और हमारे डायनेमिक जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी जी, आज जिस तरह से उन्होंने हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे लीडर की जरूरत थी। इनके हाथ को मुस्तहकम करना, मजबूत करना हमारा मकसद है। और ये जो भी चालें हो रही है, कांग्रेस को इख्तिदार में आने से रोकने के लिए दोनों की मैच फिक्सिंग की चाहिए। और जरूर इंशाअल्लाह ताला आइंदा हुकूमत, चाहे गुजरात में 8 तारीख के बाद बीजेपी की आओ, और या जो भी सोच रहे हैं, इंशाअल्लाह वहां भी एक सेक्युलर पार्टी आएगी। यहां भी इंशाअल्लाह 23 में जो इलेक्शन होगा, लाजिम इंशाअल्लाह ताला यहां पर सेक्युलर हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत होंगी इंशाअल्लाह ताला। आपकी क्या तैयारी है अगर 2023 का जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आप फिर दोबारा यहाँ से कॉन्टेस्ट करने के मूड में है? भाई मैं 2009 में भी मूड में नहीं था, 2018 में भी नहीं था। पार्टी अगर दी टिकट तो मैं कोशिश करूंगा, और मेरा मकसद यही है कि डेवलपमेंट हो ना, लोगों को अच्छी सहूलियात मैसर होना, लोगों के सेहत आम्मा का मसला है, लोगों के एजुकेशन का मसला है, और दीगर जो भी जरूरियात है अवाम की, उसको इम्प्लीमेंट करना, उन लोगों तक पहुंचाना, और उन लोगों के खिलाफ जो यानी इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो करप्शन के खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं, करते रहेंगे। अगर पार्टी अगर मौका दी तो लड़ेंगे, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी है। आखिरी सवाल जी, जिस टाइम राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से खासतौर पे हैदराबाद में जब दाखिल हुई, तो खासतौर पे मीडिया के एक नजर में एक आप राहुल गांधी से कुछ बात करते दिखे गए, तो आपका क्या तासर था, उनसे क्या बात हुई, क्या आप उसको शेयर करना चाहेंगे? मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जब उनसे मेरी मुलाकात करवाई, तो बोले ये इंडियन आर्मी के ट्रेनर है, कश्मीर में आर्मी को कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत खुश हुए वो। और बहुत यानी बोले कि हमारी पार्टी में ऐसे भी है, तो उन्होंने मेरे ताल्लुक से काफी हमारी जद्दोजहद के बारे में, जैसे मेट्रो के वास्ते हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। मेट्रो सिर्फ जब भी इलेक्शन आता, इलेक्शन से पहले मेट्रो का नाम आता, अब तो वो भी खत्म हो गया। देखिए 6 महीने पहले हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैंने उस जब मुझे मौका दिया गया कि ओल्ड सिटी के मुतालिक आप जो भी मसाइल है उस पर बात करें, तो मैं सबसे अहम मसला मेट्रो का मैंने पेश किया था कि हमको मेट्रो की बहुत जरूरत है। तमाम हिंदू मुसलमानों को डेवलपमेंट अगर चाहिए, तो चूंकि आप भी जावेद भाई जानते हैं कि यहां से अगर हाईटेक सिटी जाना है, तो एक आदमी ओल्ड सिटी का, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, 1.5 घंटे उसको हो जाता है। 1.5 घंटा फिर उसको, और पोल्यूशन कितना ज्यादा है शहर में ये जानते हैं, फिर उसका पेट्रोल का कितना खर्चा है, पेट्रोल की कीमत क्या होगी ये जानते हैं, वक्त की कितनी जिया होता है। और इससे बचने के लिए, और 20,000 रुपए की तनख्वाह के लिए उन्हें वहां जाना पड़ता, 20-25 हजार रुपए तनख्वाह के लिए। अगर मेट्रो अगर हमारे पास आ गई, तो 18 से 20 मिनट तक वहां पहुंच जाते, और कम उस किराए की भी बचत है, वक्त की भी बचत है, और सेहत पे भी असर नहीं होता। और डेवलपमेंट हमारा ओल्ड सिटी का मेट्रो से मुंसलिक है। जब ये मसला जैसा पेश किया, इस पर उन्होंने बयान दिया रेवंत रेड्डी साहब, दूसरे दिन हुकूमत की तरफ से 450 करोड़ 500 करोड़ का ऐलान कर दिया, हम मेट्रो ला रहे हैं। अब देखिए गुज़िश्ता 5-6 दिन पहले बयान आ गया कि ओल्ड सिटी को नजरअंदाज कर दिया गया। ओल्ड सिटी के अवाम को, तमाम जमातों के वाकई आप हमदर्दी रखते हैं हमारे इलाकों की, तो आप सबकी जिम्मेदारी है, बिला किसी जमात के
यानी वाबस्तगी के, हम सबको मेट्रो को किसी सूरत में, ये हमारे ये शहर है, याद रखिए, मेट्रो एक बार यहां से चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, तो फिर कैसा होगा? आप बताइए, आपके पास हुकूमत है, आप ला सकते हैं, आपके पास इख्तिदार है, आप वादे किए थे कि हम मेट्रो को जोड़ेंगे, फिर आज तक 2011 से आज तक जो मेट्रो को सिर्फ नजरअंदाज करते गया, और इसका वजह से आज, जिसकी वजह से आज हमारे पास आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जराइम ओल्ड सिटी में है, सबसे ज्यादा रॉडी शीटर्स ओल्ड सिटी में है। क्यों? क्योंकि जॉब्स नहीं है, जॉबलेस है। अवाम को चाहिए और तमाम जमातों के जिम्मेदारान के ये ऊपर लाजिम है कि आप नुमाइंदे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप ओल्ड सिटी के साथ वाकई हमदर्दी रखते हैं तमाम लोग, तो आप वाकई ओल्ड सिटी में मेट्रो को जरूर वो प्रोजेक्ट को अमलावरी कराएं। आखिरी शॉर्ट सवाल और शॉर्ट जवाब में अब चाहूंगा, तकरीबन 20 मिनट तक की आपका इंटरव्यू हो चुका है। उस्मान साहब, मेरे को एक बात ये बताइए कि 2024 में सेकुलर पार्टियों के मुश्तरका तौर पे एक इत्तेहाद करते हुए कांग्रेस इख्तिदार पे अगर आती है, तो क्या आप राहुल गांधी जी को पीएम के ओहदे पे, पीएम की सीट पे देखना चाहेंगे? जरूर, इंशाल्लाह। आपको क्या कैसा लगेगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है ना अगर अपॉइंट हो जाए, तो क्या उनसे आप इत्तेफाक कर सकते हैं कि सबके लिए इंसाफ हो? देखिए साहब, मैं तकरीबन एक हफ्ते से जायद उनके साथ ही रहा, तो उनके तासुरात, उनके साथ पर्सनल उनके जो ख्यालात है, बिल्कुल करीब से जानने का मौका मिला। वो टीम जो उनके साथ है, उनका मकसद भी यही है कि हमारे मुल्क से फिरका परस्ती का खात्मा हो, मुल्क को डेवलपमेंट के साथ, और जो लूट रहे हैं उनके खिलाफ, और जो दस्तूर के हमारे दुश्मन बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो बातें हो रही है, उनके खिलाफ एक चट्टान की तरह ये शख्स डटे हुए हैं। ये शख्स अगर आएंगे तो लाजिमन फिरका परस्ती का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला, और कम से कम तो हो जाएगी। दूसरा, करप्शन के ऊपर कंट्रोल होगा। जिस तरह से लूटा जा रहा है, यानी जो धोखा देके अवाम को जिस तरह से खाली बातों में लुभा के उलझा कर उनके वोट ले लिए, ये जब आएंगे तो हम खुद देख रहे हैं कि वो एक अज़्म मुसम्मिम रख के चल रहे हैं वो शख्स, और जरूर ये जब आएंगे, जरूर इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म, इंशाअल्लाह हम ये चाहेंगे कि वज़ारत उज़्मा पर उनको देखेंगे, ताकि मुल्क का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह दरख्शां हो। बहरहाल उस्मान साहब, हम एज न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में आपकी जो ख्वाहिश है वो यकीनन पूरी होगी, और अवाम अपने वोट के जरिए वो पूरी करे इंशाअल्लाह ताला। मैं भी मशकूर हूँ आपका, आपकी टीम का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।